2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो वो इन 3 मुख्यमंत्रियों को अपना आदमी नहीं मानते। उनका बस चलता तो इन तीनों को हटा देते। अब उसमें दिक्कत क्या है कि ये तीनों लोग नरेंद्र मोदी की मर्जी से तो हटने वाले थे नहीं। चुनाव से ठीक पहले फिर शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश की गई। अगर मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे, जीते तो अच्छी बात है, अपना आदमी नियुक्त कर देंगे मुख्यमंत्री पद पर। नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अपने घर बैठेंगे, दिल्ली की राजनीति करें। राजस्थान में तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में भाजपा का दांव भाजपा के खिलाफ पड़ रहा है। भाजपा ने दांव मारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ के वो बीजेपी में ले आए और केंद्र में मंत्री बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी वो अपने आप समाप्त हो गई। वो पूरी गुटबाजी उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में इंपोर्ट कर ली। मोदी का मैजिक जो है वो राज्यों में तो नहीं चलता। मेरा तो मानना है कि छत्तीसगढ़ में तो लगभग चुनाव का फैसला ही हो चुका है, केवल घोषणा होना ही बाकी। ये सब लोग चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, बड़े अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको हाशिए पर डाल रखा है। उसे खुद ही नहीं पता है कि अगर भाजपा जीती तो उसे दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। और राजस्थान में भाजपा की मुहिम का नेतृत्व स्थानीय रूप से किस व्यक्ति के हाथ में है ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। इस झगड़े के कारण और नीतिगत स्पष्टता न होने के कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे निकल जाए। इन तमाम क्षेत्रों में जो लोग पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो सब बगावती मूड में आ गए। मोदी जी को आदत है और अमित शाह को भी आदत है कि वो बोतल पर अपना ढक्कन बहुत कस के लगा के रखते हैं ताकि कुछ भी लीक ना हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे खासे पैमाने पर बागियों से निपटना पड़ेगा और इसका उसे बहुत नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 100% चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति चुनाव जीतेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इस चुनावी रेस में कांग्रेस और बीजेपी में से कौन आगे है? किन किन स्टेट्स में क्या क्या रणनीति होने वाली है इन दोनों पार्टियों की? और क्या बीजेपी में जो हलचल हुई है उसमें बीजेपी को क्या कोई नुकसान है? क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनती जा रही है विधानसभा चुनावों में? इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद है अभय सर, प्रोफेसर अभय दुबे, और डिटेल में आज आपको बताएंगे कि स्टेट की हम चर्चा करेंगे कि कहां पर बीजेपी आगे है, कहां पर कांग्रेस आगे है, रणनीति दोनों पार्टियों में किसकी बेहतर नजर आ रही है, और चुनावी परिणाम भी अंत में जानेंगे कि अभय दुबे को क्या लग रहा है कि किन स्टेट्स में कौन सी पार्टी आगे है या जीतने वाली है। ये लास्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है और पिछले कई दिनों से देखने को भी मिल रहा है, स्टेट इलेक्शन में सेंट्रल बीजेपी का जो दखल है वो बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, जहां पर 3 मंत्री और कई सांसदों को बोला गया है कि जाइए आप चुनाव लड़िए। आपने देखा होगा कि इसमें नाराजगी भी आई है मंत्रियों की तरफ से। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि वो तो तैयार ही नहीं थे, हाल में उनके कई सारे वीडियोस आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी या उनका अहंकार, मैं अहंकार शब्द यूज कर रहा हूं, बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत बन रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि हिमाचल का इलेक्शन हो या कर्नाटक का इलेक्शन हो, वहां पर भी पीएम ने बड़े बड़े चेहरे साइड में करके अपने नाम पे इलेक्शन लड़ा था। येदियुरप्पा को साइड किया गया था और हिमाचल का भी आपको पता है। वही सिचुएशन शायद अब बाकी के जो बड़े 3 स्टेट हैं, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, रमन सिंह गायब है, वसुंधरा राजे गायब है, शिवराज सिंह जिनको तो टिकट ही नहीं मिला है वो भी गायब है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है बीजेपी के लिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राज्यों के स्तर पर कमजोर है। उसके पास राज्यों के स्तर पर ऐसे सिक्काबंद नेता नहीं है जिनके आधार पर वो अकेले दम पर अपना चुनाव जीत के दिखा सके। इसलिए नरेंद्र मोदी को केंद्र की राजनीति करते हुए राज्यों की राजनीति में भी अति सक्रियता के साथ भाग लेना पड़ता है। अगर उन्हें लगे कि उनके पास ऐसा कोई नेता है जो कि अपने दम पर चुनाव जीत सकता है तो वो एक राज्य में एक जनसभाएं कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा की समस्या ये है कि राज्यों में उसके नेतृत्व की जो कतारें हैं वो काफी अक्षम है और अगर उनके भरोसे छोड़ दिया जाए तो भाजपा का राज्यों की राजनीति में कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को हर बार अपनी साख हर राज्य में दांव पे लगानी पड़ती है। इस चक्कर में होता यह है कि राज्यों की राजनीति में
खुद नरेंद्र मोदी का जो तथाकथित मैजिक है उसके अंदर कमी दिखने लगती है। ये लगने लगता है कि मोदी का मैजिक जो है वो राज्यों में तो नहीं चलता, क्योंकि राज्यों में वो कहीं जीतते हैं और कहीं हार जाते हैं, ज्यादातर जगह हार जाते हैं, कम जगहों पर जीतते हैं। ये गुजरात में पिछले दिनों चुनाव जीता, उसके बाद हिमाचल में हार गए, उसके बाद कर्नाटक में हार गए। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हालत है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने नारा ये लगाया है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। इसमें कहीं भी उस व्यक्ति का नाम तक नहीं है जो 18 साल से वहां मुख्यमंत्री है, और करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने के लिए पब्लिसिटी में खर्च कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, और आज इसके बावजूद लगातार खर्च कर रहे हैं। पूरी नरेंद्र मोदी की जो चुनावी मुहिम है मध्य प्रदेश में, उसमें शिवराज सिंह चौहान का कहीं जिक्र नहीं है। राजस्थान में तो चलिए उनके पास कोई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नहीं है, निवर्तमान चीफ मिनिस्टर नहीं है उनके पास, लेकिन वहां पे राजस्थान की जो सबसे कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके नेतृत्व में पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, उनको बिल्कुल हाशिए पर बना रखा है। वो चुनावी मुहिम से भी बाहर हैं और भाजपा के कार्यक्रमों तक में नहीं जाती हैं। आज एक अखबार में मैंने कहीं पढ़ा है कि वो उनके समर्थकों ने कहा है कि जब उन्हें शेड्यूल ही नहीं दिया जाएगा, बताया ही नहीं जाएगा पहले से कार्यक्रम के बारे में, तो वो भाजपा के कार्यक्रम में कैसे जा पाएंगी। वो जाना चाहती भी, इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की मुहिम में शामिल हों, और उनका नेतृत्व करना तो दूर की बात है। तो और उनको मेरे ख्याल से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीती तो आपको मुख्यमंत्री पद मिलने का कोई चांस नहीं। ये हालत है मध्य प्रदेश में। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अवसान के बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई भी नया नेतृत्व विकसित कर पाने में विफल रही है। वहां पर कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में भाजपा से बहुत आगे है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक काम ये किया है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो मतभेद थे, उन मतभेदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और वो दोनों एकताबद्ध होकर भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत है। मेरा तो मानना है कि छत्तीसगढ़ में तो लगभग चुनाव का फैसला ही हो चुका है, केवल घोषणा होना ही बाकी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस वहां निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीतेगी। जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का सवाल है, हम लोग देख चुके हैं कि भाजपा की समस्याएं वहां पर क्या है। भाजपा ने जिन बड़े बड़े नामों को उतारा है, जिनमें सांसद हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बारे में कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी युक्ति का इस्तेमाल किया कि तोपों को तमंचा बना दिया गया। हालांकि उस प्रवक्ता का थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई टीवी पे, लेकिन वो अपनी बात पे टिका रहा, और उसकी बात एक तरह से सही है। ये सब लोग चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, बड़े अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इनकी समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, और उसका एक और नतीजा निकला है जिसका अंदाजा कुछ भाजपा ने पहले से लगा लिया होगा, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी इसका अंदाजा उन्हें अभी तक नहीं लग पाया है। इन तमाम क्षेत्रों में जो लोग पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो सब बगावती मूड में आ गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न पार्टी के पदों से इस्तीफा दिलवा दिया है। वो बिल्कुल चुनावी मुहिम से बाहर निकल गए हैं, और जो पैराट्रूपर्स हैं, जो केंद्र द्वारा ऊपर से टपकाए गए उम्मीदवार हैं, वो अकेले पड़ गए हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिहाज से। ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसी पे मेरा अगला सवाल यही है जो आपने बोला कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बगावती तेवर अब नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि पिछले महीनों से या कुछ साल से प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है? अगर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इलेक्शन के लिए उतारा है और उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था, और वो खुलेआम रैलियों में बोल रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा, हिमाचल में भी वो पीएम मोदी एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन करके बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो बैठता नहीं है। कर्नाटक इलेक्शन में भी उन्होंने देखा होगा कि ईश्वरप्पा को वो कॉल करके बोलते हैं कि आपका हमें समर्थन चाहिए, और ये वीडियो सब लीक हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि, और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अभी जब महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री लेके आने वाले थे लोकसभा में, उससे पहले खबर लीक हो जाती है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मोदी सरकार में कि कोई खबर लीक हो। तो क्या वहां पर भी एक डेंट लग रहा है क्या? देखिए, मोदी जी को आदत है, और अमित शाह को भी आदत है कि वो बोतल पर अपना ढक्कन बहुत कस के लगा के रखते हैं ताकि कुछ भी लीक ना हो पाए। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा कामयाब नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ लीकेज एक ऐसी चीज है, और खासतौर से राजनीति में
कुछ न कुछ लीक चीजें होती रहती हैं, और कुछ लोग अंदाजा भी लगाते हैं, अंदाजा जब सही बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई खबर लीक हो गई हो। जहां तक मोदी के खिलाफ बोलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अपने बारे में लिए गए निर्णयों के बारे में अपना अपना अनमनापन प्रदर्शित करना या थोड़ी सी नाराजगी प्रदर्शित करना, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस श्रेणी में रखनी चाहिए कि वो मोदी के खिलाफ हो गए हैं या मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरे, जहां तक मोदी की बात मानने या ना मानने का सवाल है बाकी उम्मीदवारों द्वारा, तो मेरा तो मानना यह है कि हर पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, जितना भी अनुशासन होता है वो 2 चुनावों के बीच में होता है। चुनाव के वक्त अनुशासन वगैरह नहीं चलता, क्योंकि लोग 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, और उनकी जब महत्वाकांक्षाओं को बट्टा लगता है, पलीता लगता है, तो वो नाराज हो जाते हैं, और उनके साथ वो खुद ही नहीं तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ पार्टी का एक बड़ा फौज फाटा तैयारी कर रहा होता है। सबकी इच्छाएं, कामनाएं और इस भविष्य के साथ जुड़ी होती हैं। जब पता लगता है कि जिस नेता के लिए तैयारी हो रही थी, वो नेता और उसके कार्यकर्ता दोनों को पता लगता है कि अरे उसका तो पत्ता साफ कर दिया गया और उन्हें बताया तक नहीं गया, कुछ एक तरह की प्रतियोगिता भी नहीं हुई, ऊपर से उम्मीदवार टपका दिया गया, तो वो लोग मनी मन बहुत नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी किसी न किसी रूप में व्यक्त होती है। ये हर पार्टी के साथ होता है। भाजपा चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए वहां चीज ज्यादा होती है, और ये चीज हम हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं, ये चीज हम कर्नाटक में देख चुके हैं, और यही नजारा हमें मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, और जैसे ही राजस्थान में टिकट बटे, वहां भी ये नजारा दिखाई पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे खासे पैमाने पर बागियों से निपटना पड़ेगा, और इसका उसे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में टक्कर कोई बहुत एक तरफा नहीं है। टक्कर ऐसा नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे हो। मैं तो समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति उन जगहों को देख के कहेगा कि भाजपा और कांग्रेस में तकरीबन बराबर की टक्कर है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल बहुत ज्यादा है और रणनीति साफ नहीं है, मध्य प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको हाशिए पर डाल रखा है, उसे खुद ही नहीं पता है कि अगर भाजपा जीती तो उसे दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, और राजस्थान में भाजपा की मुहिम का नेतृत्व स्थानीय रूप से किस व्यक्ति के हाथ में है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस झगड़े के कारण और नीतिगत स्पष्टता न होने के कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे निकल जाती है। अच्छा, मेरा एक इसी में एक सवाल है सर। जी जी जी, मेरा ये सवाल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। कई लोगों से मैं मिला हूं और कई लोगों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। रमन सिंह के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे के बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। एक्सपर्ट्स का या वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी पार्टी में कोई ऐसा कद नहीं चाहते हैं जो बहुत बड़ा हो जाए और अपने नाम से वो जीत जाए। और आपको पता ही होगा कि यूपी के सीएम के साथ एक अंदरूनी मनमुटाव चलता ही रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने से बड़ा किसी को बनने, हालांकि उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई नेता है बीजेपी में, लेकिन 3-4 टर्म के शिवराज सिंह चौहान सीएम हो गए, रमन सिंह भी कई साल उन्होंने सीएम रहे थे, वसुंधरा राजे का एक तरफा मुझे लगता है कि कंट्रोल है बीजेपी में राजस्थान में। क्या मोदी ये भी करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो वो इन 3 मुख्यमंत्रियों को अपना आदमी नहीं मानते थे। वो रमन सिंह को, शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं मानते थे कि ये उनके लोग हैं। उनका बस चलता तो इन तीनों को हटा देते और मनोहर लाल खट्टर जैसे और जैसे अपने लोग वो इन तीनों जगहों पर नियुक्त करते। अब उसमें दिक्कत क्या है कि ये तीनों लोग नरेंद्र मोदी की मर्जी से तो हटने वाले थे नहीं। केवल 2018 के चुनाव में रमन सिंह भूपेश बघेल के हाथों बहुत बुरी उन्होंने मात खाई और एक तरह से राजनीति से उनका रिटायरमेंट हो गया। आज स्थिति यह है कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है। तो भूपेश बघेल तो इस तरीके से रास्ते से हट गए। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि रमन सिंह रास्ते से हट गए। ये ताज्जुब की बात है कि रमन सिंह को रास्ते से हटा देखकर और रिटायरमेंट की स्थिति में जाता हुआ देखकर भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने छत्तीसगढ़ में किसी भी नए नेतृत्व को प्रोत्साहित नहीं किया। यानी उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर कुछ हमारा बनने वाला नहीं है और एक तरह से छत्तीसगढ़ को उसके हाल पे छोड़ दिया। ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। जबकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद में लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। इसके बावजूद ऐसा न करना या थोड़ा सा ताज्जुब में डालता है। अब आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उन्होंने कमलनाथ की सरकार तोड़ने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस को तोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए
और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री हो गए। उस वक्त भी अगर ये चाहते तो शिवराज सिंह चौहान को हटा सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने शायद ज्यादा शक्ति का और टिकाऊपन का प्रदर्शन किया, और मोदी के न चाहने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव से ठीक पहले फिर शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश की गई। खबर ये उड़ी, जो काफी विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चली थी, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, कि वहां पर प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है और कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे भाजपा के। लेकिन हफ्ते भर के अंदर ये खबर भी खत्म हो गई और शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह पर मजबूती से जमे हुए नजर आए। अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम ही बिल्कुल अपनी मुहिम से बाहर कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान का वो कोई जिक्र ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जबकि 18 साल से वो मुख्यमंत्री है वहां पर। तो इस स्थिति में जो भाजपा की जो मुहिम है, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही अपने विश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हुई है। भाई, जब मोदी इन तीनों मुख्यमंत्रियों को नहीं चाहते थे, तो उन्हें इन तीनों जगहों पर कुछ नया नेतृत्व विकसित करना चाहिए था। राजस्थान में भी उन्हें, अगर वसुंधरा राजे को नापसंद करते थे, वसुंधरा राजे भी उन्हें नापसंद करती थी, तो उन्हें चाहिए था कि राजस्थान में किसी व्यक्ति को उठाते। गजेंद्र सिंह शेखावत को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन जल्दी ही उनकी पीठ पे से भी हाथ खींच लिया गया। तो धीरे धीरे कर भाजपा आला कमान, मुझे लगता है कि इस ख्याल का हो चुका है कि राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कमजोर है और हर जगह मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा। इसलिए कोई भी हो, बड़ा नेता या छोटा नेता राज्य का, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जीते तो अच्छी बात है, अपना आदमी नियुक्त कर देंगे मुख्यमंत्री पद पर, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अपने घर बैठेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे। इस तरह का एक बन गया है इन लोगों का। लेकिन आपको नहीं लगता है, जैसा आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं, कि एक आपका सीएम जो लगातार 18 साल से सत्ता में है और अच्छी पकड़ के साथ है, पिछले इलेक्शन को अगर आप छोड़ दें तो बीजेपी को अच्छा बहुमत दिलाया था। वहीं वसुंधरा राजे की आपने बात करी कि उन्हीं की चेहरे पर आप पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। अब आपको नहीं लगता है कि जब आप अपने प्रदेश लेवल के बड़े नेताओं को साइड में कर देते हैं, तो आपकी हार हो सकती है, और इस हार का परिणाम आपको अपकमिंग इलेक्शन 2024 के जो इलेक्शन होने वाले में, उसमें उसको परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपने बोला कि गुजरात जीते, मोदी गुजरात से ही आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है गुजरात तो उनको जीतना ही था। अगर गुजरात भी हार जाते तो बहुत बड़ा डेंट था। लेकिन हिमाचल और क्या कहते हैं कर्नाटका, आपने बड़े लीडर्स को साइड किया और आप बुरी तरीके से वो चुनाव हारे। तो क्या ये नहीं सोचा जा रहा है कि आप इलेक्शन भी हार सकते हैं इस तनातनी में, कि आप बड़े नेता को साइड कर दें और 24 का चुनाव सिर पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा ढांचा है, उसमें हिंदुत्व की विचारधारा के इर्द गिर्द एक ओवर सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति है जी। एक अतिशय केंद्रीकरण की, बहुत ज्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, और उस केंद्रीकरण के केंद्र में दो व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, केवल दो। इसीलिए एक बार अरुण शौरी ने व्यंग करते हुए कहा था कि ये तो दो लोगों की पार्टी है केवल। तो ये है, इसका नुकसान उन्हें बार बार राज्यों की राजनीति में उठाना पड़ता है। कर्नाटक के चुनाव में भी इसी ओवर सेंट्रलाइजेशन का उन्हें नुकसान हुआ। अभी जो तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK एनडीए को छोड़कर चली गई बाहर, वहां भी उसके पीछे भी इस ओवर सेंट्रलाइजेशन की भूमिका मैं मानता हूं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो लोग राजनीति कर रही है भाजपा, उसके अंदर भी बहुत ओवर सेंट्रलाइजेशन है। मतलब ये इस तरह की स्थिति है, और इतना ज्यादा केंद्र के लोग पूरी मुहिम पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर अभी देखिए, राजस्थान में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इसको प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन कहा गया, जैसे कोई विदेशों से कार्यकर्ता आए। और उस प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या था, उत्तर प्रदेश के लोग बुला लिए थे और दूसरे राज्यों से लोग बुला लिए थे। उनको बैठा के उन्हें बताया गया कि तुम्हें इस राज्य के इस हिस्से में काम करना है, इस हिस्से में काम करना, इस हिस्से में काम करना है। तो जो स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, उसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को जब कोई पार्टी महत्व देना बंद कर देती है, तो वो उस चुनावी मुहिम में गतिशीलता का क्षय होता है। उसमें जो डायनामिक्स जो है उसकी, वो बिगड़ जाती है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकूत संसाधन होते हुए भी और बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति होते हुए भी बार बार इस तरह के डायनामिज्म की कमी का शिकार होती है राज्यों में। केंद्र में चूंकि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे होते हैं,
इसलिए वहां पे ये डायनामिज्म अलग तरह का होता है, लेकिन राज्यों की राजनीति में भाजपा इससे बड़ी मार खाती है। लेकिन ये ओवर सेंट्रलाइजेशन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है भाजपा के अंदर, और इसके बढ़ने से राज्यों की राजनीति जो पहले से कमजोर थी और ज्यादा कमजोर हो गई है। और आला कमान में इतनी समाप्त हो गई है कि वो राज्यों में कोई अच्छा नेतृत्व विकसित करे। आला कमान की योजना है ही नहीं है। राइट, ये आपने बड़ा अच्छा आंसर किया, और मुझे बड़ा दिलचस्पी है कि मैं आपसे इसी पे एक सवाल और पूछ लूं। आपने जो बात बोली कि अगर आपको पता है या आपकी प्लानिंग में वसुंधरा राजे, रमन सिंह या शिवराज सिंह नहीं है, तो आपने कोई नेता तैयार क्यों नहीं किया। ये बात जब आप बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है, और मोदी जितना अच्छा पॉलिटिशियन कोई नहीं है जो पूरी देश में बीजेपी को चला रहे हैं। क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि अगर चलिए आपको इन तीनों को नहीं बनाना है तो आप कोई नया नेता खड़ा करिए, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी सिंपल ये होती है कि आप मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे स्टेट में भी, और फिर अपने कोई एक मंत्री या किसी नेता को भेजकर सीएम बना दिया जाएगा, ताकि वो आपके इशारों पर काम करता रहे, आपके तरीके से चले। क्योंकि ये तीन जो सीएम की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व सीएम, ये शायद थोड़ी सी दखल देते हैं मोदी के मोदी के फैसलों में। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं भी यही कह रहा हूं दरअसल, जो आप समझ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे पिछले 10 साल का तजुर्बा कुछ ऐसा है जिसमें आला कमान इस निर्णय पर पहुंच गया है कि राज्यों में उसके पास न नेता अच्छे हैं, न अच्छे नेता मिल सकते हैं, और नेता बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ो। नरेंद्र मोदी की साख अच्छी है और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो राज्य में जो भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी वो मोदी की साख और केंद्र सरकार की जो प्रो इनकम्बेंसी है, या मोदी की जो प्रो इनकम्बेंसी है, उसके जरिए थोड़ा सा उसको कम कर देंगे, और फिर हम जम के बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार करेंगे और हम चुनाव जीत सकते हैं, टक्कर में आ जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। ऐसा वो लोग सोचते हैं, और जब चुनाव जीत लेंगे तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा, हम अपने किसी बंदे को मुख्यमंत्री पद पे बैठा देंगे, जो और प्रदेश का सारा कामकाज पीएमओ के जरिए चलता रहेगा। पीएमओ ऐसा है, इसमें हर राज्यों की अपनी अपनी डेस्क है, वहां बैठे हुए उस डेस्क से उस राज्य का पूरा काम चल रहा है। तो पूरी भाजपा इस पूरे पैटर्न के ऊपर काम कर रही है। अब इस पैटर्न के कुछ लाभ हैं। लाभ ये है कि सब चीजें सेंट्रलाइज हैं, सब चीजें एक जगह से संचालित होती हैं, सारे फैसले एक जगह से होते हैं, कौन किसी को उठाया जाएगा, किसको गिराया जाएगा, सब एक जगह से तय होता है, तो सब चीजें काबू में रहती हैं आपके। लेकिन नुकसान उसका यह है कि भारत बहुत बड़ा देश है, और एक राज्य की राजनीति की जो विशेष खुसूसी जरूरतें होती हैं वो अलग तरह की जरूरतें होती हैं। उस राजनीति की एक कार्यकर्ता पंक्ति है, उसमें एक दूसरे तीसरे पहले नंबर की कतारें होती हैं, फिर नेता होते हैं। उन सबको लगता है कि उनसे उनकी कोई पहलकदमी छीन ली गई है, उनके पास कोई गतिशीलता रहती ही नहीं, ना उन्हें कोई महत्वाकांक्षा करने का अधिकार है, ना कुछ भी नहीं है। बस वो बैठे हैं एक ठगे से मोहरों से, उनको ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें लड़ना ही लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो किसको लड़ाना है। ये सब होता रहता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर आप एक पिरामिड के तौर पे देखें तो वो एक ऐसा पिरामिड है, इसका शीर्ष मजबूत है लेकिन इसका आधार कमजोर है। जी, अब 2-2 मिनट मैं आपसे बस लूंगा इन तीन स्टेट में। जाहिर सी बात है हम तेलंगाना की और मिजोरम की बात करेंगे। देखिए, मिजोरम में कोई फाइट बीजेपी की वहां है नहीं। तेलंगाना में मुझे लगता है बीआरएस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है रेस में। मेरे ख्याल से बीजेपी वहां 3rd पोजीशन पे रहेगी, तो जाहिर सी बात है उस पर भी नहीं। मैं इसीलिए 3 स्टेट काउंट कर रहा हूँ। तो अब 2-2 मिनट इन तीनों स्टेट पर सर मैं आपसे लूंगा। एमपी में आपको क्या लग रहा है, जो 3 बड़े चेहरे भेजे गए हैं, जब कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल हैं, और उसके बाद कृषि मंत्री तोमर को भी बोला गया कि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें शिवराज सिंह का नाम अभी तक नहीं है, वो लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया। आपको इन तीनों में से कौन लग रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम बनाया जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ या ज्यादा बड़े दल के रूप में उभरी, यानी उस सरकार बनाने का उसे मौका मिला, तो भाजपा में नेतृत्व के सवाल को लेकर बड़ा जबरदस्त संग्राम होगा, बहुत ज्यादा सिर फुटबल होगी, और शिवराज सिंह चौहान की उसमें बलि दे दी जाएगी। मुझे लगता है कि वो अपनी प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जो हैसियत है उसका वो आखिरी समय, अगर चुनाव हार गए तो वैसे तो नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अगर चुनाव भाजपा जीती या जीत के करीब पहुंची, सरकार बनाने का मौका मिला, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी मुझे लगता है कि छीन ली जाएगी।
अब कहीं ऐसा कुछ हो कि जितने एमएलए चुने जाए वो सारे के सारे शिवराज सिंह चौहान का ही नाम लेने लगे हैं, या उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा चौहान का नाम लेने लगे, तो हो सकता है आला कमान इस बात पर पुनर्विचार करे। लेकिन अभी तो आला कमान की योजना हमें यही लगती है कि शिवराज सिंह चौहान से किस तरीके से मध्य प्रदेश की बागडोर छीनी जाए। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में उसके पास कोई नेता नहीं है, उसके पास कोई मुहिम का कोई नारा ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कम से कम एक नारा उन्होंने बना लिया है ठोक पीट कर कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। राजस्थान में तो उस तरह का कोई नारा भी नहीं दिखाई पड़ता। अभी मोदी वो दौरा करेंगे वहां पर। मध्य प्रदेश में तो कई बार वो जा चुके हैं, अभी राजस्थान का दौरा करेंगे तब शायद वो नारा हमें दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान भी जा चुके हैं, कर चुके हैं एक रैली। राजस्थान जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई जिस तरह मध्य प्रदेश में नारा निकल के आया है उस तरह का नारा वहां निकल के नहीं आया है। जी जी, कुछ ना कुछ तो वहां के लिए भी नारा वो बनाएंगे। राजस्थान में इस लिहाज से भाजपा की मुहिम और भी ज्यादा खराब स्थिति में है। इसीलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की जो चुनाव मुहिम की शैली है, उसने कांग्रेस को एक मौका नए सिरे से और दे दिया है। कांग्रेस पहले से ही वहां दोनों जगह मजबूती से लड़ रही है। अशोक गहलोत बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई में उन्होंने 1 साल में पिछले वापसी की है, और इधर कमलनाथ जी भी लगे हुए हैं। और पिछले चुनाव में तो उन्होंने गहलोत ने भी हराया था भाजपा को, और कमलनाथ ने भी भाजपा को हराया था। तो वही दोनों नेता हैं पुराने जिन्होंने पिछले 2018 में कांग्रेस को जिताया था। तो वो लोग पहले से मजबूती से लगे हुए हैं, और भाजपा की इस ढुलमुलपन मुहिम के उनको एक मौका नए सिरे से दिया है। मुझे लगता है इस वजह से कांग्रेस इन दोनों राज्यों में भाजपा से थोड़ी आगे है। जी, एक सवाल मेरा और है जो आपने बोला, बीच में आपने ये पॉइंट बोला था जो मैंने नोट किया था कि जब एक नेता 5 साल तैयारी करता है और उसको लगता है कि वो सीएम बनाया जाएगा, या वो सीएम का फेस है, या वो विधायक बनाया जाएगा, और उसका टिकट कटता है या उसका पार्टी से पत्ता कटता है, तो क्या वो बैकडोर से पार्टी को नुकसान भी करता है? मैं शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह या छत्तीसगढ़ छोड़ देते हैं, सिर्फ एमपी की बात करते हो, राजस्थान, क्या ये लोग फिर इनडायरेक्टली नुकसान भी कर सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि वसुंधरा के बड़े अच्छे रिश्ते हैं गहलोत के साथ, और जब शिवराज की ये हालत की जा रही है कि, और जो आपने पॉइंट बोला कि शिवराज की कुर्सी छीन ली जाएगी, मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह का एक वीडियो अभी हाल ही फिलहाल में आया है। उन्होंने अपनी कैबिनेट और अधिकारियों को बड़ा थैंक यू वेरी मच बोला है कि आपने मेरे साथ काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने शायद मान लिया कि वो साइड जा चुके हैं। तो क्या ये दोनों अगर चेहरा नहीं बनाए जाते हैं तो क्या ये नुकसान करा सकते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है कि वसुंधरा राजे तो पहले से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक हद तक नुकसान पहुंचा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। शिवराज सिंह चूंकि मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो ऐसी कोई गतिविधि में शामिल नहीं थे, और अब वो इस मुकाम पे आकर अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो कुछ भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये मुझे नहीं लगता। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया विपक्ष में थी और उनको वहां कोई महत्व नहीं मिल रहा था, तो वो तो जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उस लड़ाई में वसुंधरा राजे के सहयोग से अघोषित और अदृश्य किस्म की जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका से गहलोत को जरूर लाभ हुआ था। मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई जरूरी नहीं कोई व्यक्ति खुद ही नुकसान पहुंचाता हुआ दिखे। व्यक्ति अपने समर्थन के दायरे में उसके जो अपने नेता होते हैं, जो उसने 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर ऐसी कतारें, ऐसे नेतृत्व हर जिले में, हर निर्वाचन क्षेत्र में बनाए होंगे हैं। अगर उनके लोगों को टिकट मिला, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शिवराज सिंह चौहान के होंगे, उन्हें भी टिकट मिलेगा, ऐसा तो ना किसी व्यक्ति को टिकट न मिले। अगर जहां उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, वहां उनके लोग जो है भीतरघात कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो भाजपा को काफी बड़े संकटों का, इस तरह की नीति जो अपनाई है, उसमें काफी बड़े संकटों का मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में भी जहां वसुंधरा राजे के लोगों को टिकट मिलेगा वहां तो ठीक है, लेकिन जहां उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और उनके विरोधी खेमे के लोगों को टिकट मिलेगा, वहां पे भीतरघात होगा। और जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, वसुंधरा राजे के लोगों को टिकट मिलेगा, वहां वो भीतरघात करेंगे। तो भीतरघात बड़े पैमाने पर होने वाला है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में।
जी, तो आपको भी लगता है कि आज से 1 साल पहले राजस्थान की मैं स्पेसिफिक बात कर लूँ 1 मिनट में कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बीच जो मनमुटाव था, जिसकी वजह से कांग्रेस थोड़ी-सी बैकफुट पे नज़र आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर वसुंधरा राजे से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का मनमुटाव चल रहा था, तो दोनों पार्टियों में एक मनमुटाव चल रहा था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की आला कमान ने शायद सचिन पायलट और गहलोत का वो जो मनमुटाव था, वो कम से कम निपटा दिया है। अब वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, पार्टी के समर्थन बोल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे वाला कंटिन्यू है। इसका लॉस है क्या बीजेपी को? बहुत लॉस होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो शीर्ष स्तर के ऊपर जो मतभेद थे, उन मतभेदों को उन्होंने शांत कर दिया है। यही भूमिका उन्होंने कर्नाटक में निभाई थी। कर्नाटक में जो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में भाजपा का दांव भाजपा के खिलाफ पड़ रहा है। भाजपा ने दांव मारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ के वो बीजेपी में ले आए, वो केंद्र में मंत्री बना दिया। अच्छा, तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी वो अपने आप समाप्त हो गई। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े गुट थे जो कि कमलनाथ के खिलाफ और दिग्विजय सिंह मतलब के खिलाफ वो उनको मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। अब वो पार्टी में रहे ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो वहां पे अपने आप ही एकता हो गई वहां पे, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अंदर मित्रता है, बीच में मित्रता है हमेशा। पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तब भी दिग्विजय सिंह वो दोनों साथ साथ काम करते थे। तो वहां पे कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी तो समाप्त हो गई। लेकिन भाजपा में जैसे ही आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पूरी गुटबाजी उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में इंपोर्ट कर ली। जी, बस चलते भाजपा के अंदर मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उनके साथी जो कांग्रेस से आए थे सब छोड़ छोड़ के दोबारा कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। इससे बार बार खबर बनती है, बार बार भाजपा को नुकसान पहुंचता है। जी, चलते चलते मैं आपसे 10-15 सेकंड में ये जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी आपको आगे लग रही है जो जीत रही है इलेक्शन? मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 100% चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बराबर बराबर की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की चुनावी मुहिम के ढुलमुलपन के कारण और नेतृत्व की कमी के कारण कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। और आप पूछ नहीं रहे लेकिन बता रहा हूं, मुझे लगता है कि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति चुनाव जीतेगी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी। अच्छा, वहां वो मैंने इसलिए क्योंकि हम बीजेपी और कांग्रेस पे चर्चा कर रहे थे, इसलिए वो तेलंगाना मैंने आपको नहीं पूछा। तेलंगाना की एक ये भी वजह है कि भारत राष्ट्र समिति ने वहां पर पिछले 6-7 महीने में भाजपा को बहुत डैमेज किया है। जी, भाजपा के संगठन को तोड़फोड़ दिया था उन लोगों ने, तो भाजपा आज उस स्थिति में रह नहीं गई है जब वो लोकसभा चुनाव में थी और उसने 4 सीटें जीत ली थी। जी, जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से ये जो हमने एनालिसिस आपके जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत हद तक लोगों को समझ में आएगा कि अपकमिंग स्टेट्स में जो इलेक्शन है उनमें बीजेपी और कांग्रेस जो दो पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां जो आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके क्या क्या जमीनी स्तर पर पहुंच है और वो क्या इलेक्शन जीत रही हैं या हार रही हैं, तो एक शायद आपको रणनीति समझ में आई होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि अशोक क्या कहते हैं, अभय दुबे को आप क्यों नहीं लेके आते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ बैठता हूँ। थैंक यू सो मच सर।